सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेंट्रल सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें लगभग 25 स्लाइड्स आपके लिए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो में दी गई सूचना यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में दोस्तों सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों इसमें हमारे एजेंडा क्या रहेंगे, तो उसमें सबसे पहला एजेंडा रहेगा कि किस किस केस में आपको ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल है। फिर दूसरा रहेगा कि आपको कितना टाइम मिलेगा ज्वाइनिंग टाइम के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे आपको सर्विस ज्वाइन करनी है तो। उसके बाद में तीसरा एजेंडा रहेगा कितना आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। उसके बाद में आप ज्वाइनिंग टाइम को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको रहेगा कि यदि आप कहीं ट्रांजिट में हैं और आपको ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और उसके बाद में यदि आप छुट्टी पर हैं और आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और यदि आप ट्रांजिट में हैं और आपने छुट्टी ले ली है तो कितना आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। उसके बाद में यदि आपका जो ओवर स्टेल ऑफ ज्वाइनिंग टाइम है वो क्या रहेगा। उसके बाद में अनअवेल्ड पोर्शन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम यदि होता है तो उसका क्या किया जाएगा। और उसके बाद में मिसलेनियस आइटम्स हैं ज्वाइनिंग टाइम के बारे में, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको कितना ज्वाइनिंग टाइम में कितना पे मिलेगा, काफ़ी सारी बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें किन किन मामलों में या केसेस में आपको ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल है। तो उसमें सबसे पहला आता है यहाँ पर कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी का पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो वह ज्वाइनिंग टाइम के लिए एलिजिबल है, यानी इनेबल, उसको ज्वाइनिंग टाइम दी जाएगी। और यदि उनका जो ट्रांसफ़र है वो सेम स्टेशन पर है तब भी, और या फिर उनका नए स्टेशन पर भी उनका ट्रांसफ़र होता है यानी उनकी जगह चेंज है, उस कंडीशन में भी उन्हें ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। और इसका जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं रूल नंबर 41 ऑफ CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979। उसके बाद में आता है दूसरा यहाँ पर कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को छुट्टी पर है और उसे दिया जा यानी उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस कंडीशन में भी उसको नई पोस्ट ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। सिर्फ यदि वो CL से आ रहा है तो उस कंडीशन में जो ज्वाइनिंग टाइम है वो नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आ रहा है कि जो ज्वाइनिंग टाइम में बी कंबाइंड विद वैकेशन एंड और रेगुलर लीव ऑफ एनी काइंड और ड्यूरेशन एक्सेप्ट कैजुअल लीव, यानी बाकी सभी तरह की छुट्टियों के साथ में जो ज्वाइनिंग टाइम है उसको कंबाइंड किया जा सकता है। सिर्फ CL के साथ में ज्वाइनिंग टाइम को कंबाइंड नहीं किया जा सकता। इसके लिए आप देख सकते हैं रूल 6 ऑफ CCS ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979। फिर यहाँ पे है कि नो ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल इन केसेस ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर फॉर ए पीरियड नॉट एक्सेडिंग 180 days। Only the actual transit time as admissible in cases of journeys on tour may be allowed। तो जैसे कि यदि कोई कर्मचारी 180 दिन से अधिक छुट्टी पर है तो उस कंडीशन में उन्हें ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा और उन्हें सिर्फ जो नॉर्मल ट्रांजिट टाइम है वो दिया जाएगा। फिर यहाँ पे बात आती है कि यदि किसी सरप्लस स्टाफ को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी एक ऑफिस से दूसरी जगह पे, तो उन्हें भी उस जो ज्वाइनिंग टाइम है वो दिया जाएगा। और यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी जो एक ऑफिस है या इस्टेब्लिशमेंट है उसमें रिडक्शन कर दिया जाता है, यानी स्टाफ को कम कर दिया या फिर उस ऑफिस को बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में भी उन्हें ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है नई जगह पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। और उसके बाद में यदि कोई जो सरकारी कर्मचारी है वो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखने के बाद में उसका किसी दूसरी जगह पर सिलेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी उन्हें ज्वाइनिंग टाइम दी जाती है। और उसमें जो ज्वाइनिंग टाइम, इस मामले में जो ज्वाइनिंग टाइम है वो एडमिसिबल इस प्रकार रहेगी कि सभी सरकारी कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी जो कि परमानेंट हो या टेम्परेरी उनको दी जाएगी। और यदि जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो परमानेंट हो या फिर प्रोविजनली परमानेंट हो उनको ही, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही ये ज्वाइनिंग टाइम दी जाएगी। और फिर आती है इसमें एक बी कि ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल
to permanent and provisionally permanent central and state government employees, to temporary central government employees who have completed 3 years of regular continuous service। तो इसमें ज़्यादातर जो मामले हैं वो पहले वाले ही हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट, उनको ज्वाइनिंग टाइम रूल जो टाइम है वो दी जाती है। उसके बाद में यहाँ पे है कि वंस इन ए कैलेंडर ईयर while proceeding only from a place in a remote locality or to a place in a remote locality, इस कंडीशन में भी ज्वाइनिंग जो टाइम है वो मिलता है। फिर वंस इन ए कैलेंडर ईयर while returning from leave from a place in a remote locality or to a place in a remote locality। फिर ये ज़्यादा आपको देखने की यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप जितना इसको देखेंगे उतना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। सबसे मेन है कि यदि आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम लिखते हैं तो आपको ज्वाइनिंग टाइम दी जाएगी। फिर आपको कितना टाइम यहाँ पे मिलेगा वो भी आप देख लीजिए कि द टाइम एंड प्लेस फ्रॉम विच ज्वाइनिंग टाइम इज कैलकुलेटेड। तो इसमें द ज्वाइनिंग टाइम शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ रिलिंग्विशमेंट ऑफ चार्ज of the old post if the charge is made over in the forenoon, or the following date is the charge is made over in the afternoon। यानी आपको कब पुरानी पोस्ट से रिलीव किया जाता है उसके बाद में ही आपका जो ज्वाइनिंग टाइम है वो शुरू होता है। और इसमें है कि जब द ज्वाइनिंग टाइम शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओल्ड हेडक्वार्टर्स इन ऑल केसेस इंक्लूडिंग वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्ड हिज ट्रांसफर ऑर्डर or make over charges of the old post in a place other than his old headquarters, or where the headquarters of a government servant while on tour is changed to the tour station itself, or where his temporary transfer is converted into permanent transfer। तो इसमें आपका जो अमाउंट कितना रहेगा, ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा आपको, तो ये रहेगा कि आपको नॉट मोर देन ए 1 डे। यदि आपका एक ही स्टेशन पर ट्रांसफ़र है तो आपको 1 दिन का ही ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। और इसके लिए यानी आप एक विद इन म्यूनसिपलिटी या कॉरपोरेशन एरिया में यदि आप हैं, आपका ट्रांसफ़र है, तो आपको सिर्फ 1 दिन का ही ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। और यदि आपका जो ट्रांसफ़र है उसमें जो चेंज ऑफ स्टेशन इन्वॉल्व है, यानी कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर, या आपका जिसमें घर भी आपको एड्रेस भी चेंज करना है, तो उसके कंडीशन में नीचे दिए गए टेबल के अनुसार आपका जो ज्वाइनिंग टाइम है वो रेगुलेट किया जाएगा। तो इसमें यदि आपका जो डिस्टेंस है दोनों पुरानी ड्यूटी पॉइंट के बीच में और नई ड्यूटी पॉइंट के बीच में, तो यदि वो 1000 किलोमीटर और उससे कम है तो आपको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। और यदि आपको यदि उसमें पूरी जर्नी करनी है बाई रोड के द्वारा, और या फिर जो रोड जर्नी है उसमें 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो आपको दिया जाएगा 12 दिन का। और यदि आपका जो डिस्टेंस है वो 1000 से किलोमीटर से ज़्यादा है तो 12 दिन का दिया जाएगा। और उसमें यदि रोड जो जर्नी है वो 200 किलोमीटर तक है तो 15 दिन का दिया जाएगा। और यदि आपका जो दोनों स्टेशनों के बीच में डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपका 15 दिन का दिया जाएगा मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम। तो ये 15 दिन आपको मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। और यदि उसमें से कुछ पोर्शन आप बाई एयर भी कर सकते हैं तो आपको 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा यदि आप एलिजिबल हैं ज्वाइनिंग बाई एयर के। तो 15 दिन आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा यदि आप एक नॉर्मल सरकारी कर्मचारी हैं तो। फिर इसमें यहाँ पे एक बात आई कि जब यदि आपको ज्वाइनिंग टाइम में हॉलीडे आ जाते हैं तो उनको आगे पीछे आप ऐड कर सकते हैं। तो एक्सटेंडेड टू कवर सच हॉलीडे, तो आपका जो ज्वाइनिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। और फिर आता है एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम। तो एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम बियॉन्ड द लिमिट्स इंडिकेटेड इन अंडर रूल 5(4) कैन बी ग्रांटेड अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 30 days by the head of departments and beyond 30 days by the Department of Government of India. The guiding principle being that the total period of joining time should be approximately equal to 8 days for preparation plus reasonable transit time plus holidays
if any, following the extending joining time. Or while computing the transit time, allowance would be made for the time unavoidably spent due to disruption of transport arrangement caused by strike or natural calamities, or the period spent awaiting the departure of the steamer. तो कुछ ऐसे केस हैं जिनमें आपका ज्वाइनिंग टाइम 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आप डिटेल में रूल देख सकते हैं, रूल 5। फिर है यदि आपका जो ट्रांजिट में है, यानी आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं और आपको ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो ज्वाइनिंग टाइम है वो रेगुलर किया जाएगा इस तरीके से कि इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ट्रांसफ़र इन ट्रांजिट इन is directed to proceed to a place different from that indicated in the initial transfer order, he shall be entitled to joining time already availed of up to the date of receipt of the revised orders plus fresh spell of full joining time from the date following the date of receipt of the revised orders. The fresh spell of joining time in such cases shall be calculated from the place at which he received रिवाइज्ड ऑर्डर्स एज इफ़ ही इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट पैलेस। तो इसके लिए रूल 6 है। इसका मतलब है कि यदि आप कहीं ट्रांजिट में है या फिर आपको एक रिवाइज्ड जॉइनिंग टाइम या ट्रांसफर ऑर्डर मिल जाता है, तो उस कंडीशन में आपका जो जॉइनिंग टाइम है वो रेगुलराइज किया जाएगा कि आपने जो पहले से अवेल कर लिया है वो रहेगा, प्लस में नए जिस जगह पर आप हैं जहाँ पर आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला है रिवाइज्ड, वहाँ से नई पोस्टिंग का कितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से फिर आपको नया ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। और यदि आप छुट्टी पर हैं तो आपको किस तरीके से ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा वो भी आपके सामने है। तो इसमें है कि इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड व्हाइल ऑन लीव, हिज ज्वाइनिंग टाइम विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओल्ड हेडक्वार्टर्स टू द न्यू हेडक्वार्टर्स, सिंस ज्वाइनिंग टाइम कैन बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरेशन एक्सेप्ट कैजुअल लीव्स। फिर इफ़ लीव इज टेकन वाइल इन ट्रांजिट, तो वहाँ पे देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, यदि आप छुट्टी पर तो नॉर्मली कोई जाएगा नहीं ऐसे, और फिर भी एक बार आप इसको देख सकते हैं, आपके सामने ये है। फिर इसमें ओवर स्टेल ऑफ ज्वाइनिंग टाइम, ये भी आपके सामने है, ये भी कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम इसमें बात करेंगे ज़्यादातर कि आपको पे कितना दिया जाएगा ज्वाइनिंग टाइम के बारे में, और इसमें दिया हुआ है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट हु ओवर स्टेज हिज ज्वाइनिंग टाइम इज एंटाइटल्ड टू नो पे और लीव सैलरी आफ्टर द एंड ऑफ हिज ज्वाइनिंग टाइम। तो इसमें यदि आप ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो आपको जो ओवर स्टे टाइम है उसके लिए कोई पे और सैलरी या लीव सैलरी आपको नहीं दी जाएगी। और विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ज्वाइनिंग टाइम मे बी ट्रीटेड एज मिसबिहेवियर फॉर द पर्पज ऑफ FR 15A। तो दोस्तों यदि आप ज्वाइनिंग टाइम से अधिक रुक जाते हैं तो आपका जो पीरियड है उसको ट्रीट किया जाएगा मिसबिहेवियर के रूप में, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो फिर इसमें है कि द कंपिटेंट अथॉरिटी मे हाउएवर रेगुलराइज द पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम बाय ग्रांट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, आपको उसके लिए EXL देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आता है एक और कि एंड अंडर द प्रोविजो of FR 26, the extraordinary leave is especially allowed to count for increments। फिर यहाँ पे कि यदि आपका है अनअवेल्ड पोर्शन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम, तो इसमें व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइंस ए न्यू पोस्ट विदाउट अवेलिंग फुल ज्वाइनिंग टाइम, द नंबर ऑफ डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 15 days reduced by the number of days of joining time actually availed of shall be credited to his account as a EL earning leave। तो यदि आपको 15 दिन का मिला है और आपने 5 दिन में ही ज्वाइनिंग टाइम में ज्वाइन कर लिया, तो बाकी का जो 10 दिन का बैलेंस है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा EL के रूप में। लेकिन उस कंडीशन में भी आपका जो मैक्सिमम EL है वो 300 दिन को क्रॉस नहीं करना चाहिए आपका अकाउंट में। फिर रूट बाई विच ज्वाइनिंग टाइम इज कैलकुलेटेड, ज्वाइनिंग टाइम शैल बी कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड हेडक्वार्टर एंड द न्यू हेडक्वार्टर बाई डायरेक्ट रूट एंड ऑर्डिनरी मोड ऑफ ट्रेवलिंग। उसके बाद में काउंटिंग ऑफ ज्वाइनिंग टाइम फॉर इंक्रीमेंट
Joining time counts for increment in the substantive post as well as in the post of pay of which is drawn during joining time. उसके बाद में joining time in continuation of leave will count for increments, सबके लिए काउंट होगा उसके लिए. और joining time for transfer at on request is treated as dice non and is not count for increment, leave और pension. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि आप ऑन रिक्वेस्ट पर ट्रांसफ़र लेते हैं तो आपको उस कंडीशन में कोई भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा, और यदि आप ज्वाइनिंग टाइम अवेल करते हैं तो उसको डाइस नॉन काम माना जाएगा, और वह जो पीरियड है आपका उसको किसी भी इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा. और फिर है यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट इन द सब्सटेंटिव पोस्ट एज द गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड्स ए लीन ऑन दैट पोस्ट. हाउएवर इन द केस ऑफ ऑफिशिएटिंग एंड टेम्परेरी सर्विस, all leave including extraordinary leave on medical certificates count for increment if the certificate of continued officiation is given. Therefore, joining time in continuation of such leave counts for increment in the officiating post. फिर यहाँ पे है कि joining time for transfer at on request, तो इसमें है regular leave may be granted to cover transit period, उसके लिए आपको कोई ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा. और लीव नॉट रिक्वायर्ड टू अवेल इंटरवेनिंग हॉलीडेज जैसे, और पे फॉर हॉलीडेज इंटरवेनिंग द डेट ऑफ रिलीफ एंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द न्यू प्लेस विल बी बोर्न बाय द डिपार्टमेंट वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइंस आफ्टर हिज ट्रांसफ़र. फिर ज्वाइनिंग टाइम पे आता है यहाँ पे, तो ज्वाइनिंग टाइम तो इसमें आता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट और ज्वाइनिंग टाइम पे शैल बी रिगार्डेड एज ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड शैल बी इंटाइटल्ड टू joining time pay equal to the pay which was drawn before relinquishment of charge in the old post, or DNS allowance if any appropriate to the joining time pay, compensatory allowance and house rent allowance as applicable to the old station from which he was transferred, or he shall not be allowed conveyance allowance or permanent travelling allowance. Pay includes special pay if any. तो ये सारे जो आपका पे रहेगा ज्वाइनिंग टाइम के रूप के दौरान, आपको सिर्फ नहीं दिया जाएगा आपका कन्वेंस अलाउंस और परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस उस पीरियड के लिए, ज्वाइनिंग टाइम के लिए. बाकी आपका पे आपको HRA दिया जाएगा. पुरानी स्टेशन पर जो आपको पे मिलती है वो पे दी जाएगी, और जो DA मिलता था वहाँ पर उसी रेट से आपको महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा. और यदि आपका जो ट्रांसफ़र है वो कैंसिल हो जाता है किसी कारणवश, तो व्हेन द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र इज कैंसिल आफ्टर द एम्प्लॉय has handed over charge of the old post but before taking over charge of the new post, the period intervening between the dates of is date joining time. ये एक अच्छा है. तो दोस्तों ये ख़त्म होता है यहाँ पर ज्वाइनिंग टाइम का पूरा कंसेप्ट. उम्मीद करते हैं कि वीडियो में आपको दी गई सूचनाएं अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और नया वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें